जय भीम, जय भारत साथियों। इतिहास उस व्यक्ति को याद रखता है कि जो संकल्प लेता है और उस पर काम करता है। वही लोग इतिहास बनाते हैं, वही लोग इतिहास लिखते हैं और इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते हैं कि जिन्होंने कभी संकल्प लिया है और उस पर काम भी किया है। ठीक ऐसा ही एक संकल्प लिया गया था 23 सितंबर 1917 को, और वो संकल्प लेने वाले व्यक्ति थे महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या संकल्प लिया गया, संकल्प क्यों लिया गया, ये आपको शायद मालूम ही होगा। अगर नहीं मालूम हो तो मैं बहुत जल्दी 1 मिनट में आपको ये समझाना चाहूँगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि जिनको स्कॉलरशिप दी गई थी महाराज सयाजीराव गायकवाड़, और वो स्कॉलरशिप लेके वो विदेश पढ़ने गए थे। करार ऐसा किया गया था कि जब वो विदेश से वापस आए तो उनको बड़ौदा स्टेट के लिए 10 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी, और अपना करार जो था वो पूरा करने के लिए बाबा साहब बड़ौदा गए, बड़ौदा स्टेट में नौकरी करने के लिए। पर वहाँ जाकर उनको जो भी अनुभव हुआ, वो अनुभव उनको एक बड़े संकल्प तक ले गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब बड़ौदा पहुँचे तब रेलवे स्टेशन पर उनको लेने के लिए प्रोटोकॉल के हिसाब से बड़ौदा स्टेट के मुलाजिम को आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? क्योंकि वो रक्षा सचिव ऐसी बड़ी पोस्ट के लिए नियुक्त किए गए थे। लेकिन जब वो बड़ौदा पहुँचे तो उन्होंने देखा कि रेलवे स्टेशन पर कोई आया नहीं है, ना ही उनके रहने की कोई व्यवस्था की गई है, जो कि एज़ पर प्रोटोकॉल करनी चाहिए थी। तो बाबा साहब रेलवे स्टेशन पर ही रुके 2 दिन। फिर उन्होंने रहने के लिए मकान ढूंढना शुरू किया, लेकिन उनको मकान मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जहाँ पर भी वो जाते थे तो उनको ये पूछा जाता था कि भाई आप कौन हो? तब वो बताते थे कि मैं हिंदू हूँ। ठीक है, हिंदू तो हो, लेकिन हिंदू में आप कौन हो? उसके बाद जब वो बताते हैं कि मैं महार हूँ, जो एक छोटी जाति होती है, तो उनको ना बोल दिया जाता था। तो आप समझो कि रक्षा सचिव मतलब कि डिफेंस सेक्रेटरी, इतने बड़े पोस्ट वाले आदमी को भी रहने के लिए मकान नहीं मिल रहा था। उसके बाद वो एक पारसी की धर्मशाला में रुके, लेकिन जब मालूम पड़ा कि यह आदमी नीची जाति का है तो उनको बेइज्जत करके वहाँ से निकाल दिया गया। दफ्तर में भी जहाँ पर वो नौकरी करते थे बहुत ही बुरा व्यवहार उनसे किया जाता था। चपरासी उनको पीने के लिए पानी नहीं देता था, उनको अपना पानी खुद लाना पड़ता था या तो फिर प्यासे रहना पड़ता था। कामकाज की जो फाइलें हैं वो उनके टेबल पर पटक दी जाती थी, उनको हाथ में नहीं दी जाती थी। जो भी लोग उनके साथ काम कर रहे थे, जो उनके सहकर्मचारी थे, वो उनके साथ बात नहीं करते थे और उनको अवॉइड करते थे। जब वो दफ्तर में आते थे तब दरी उठा ली जाती थी ताकि उनके पैर उस दरी पे न पड़े। तो बाबा साहब बहुत ही दुखी हो चुके थे और उन्होंने ये सारी बातें लेकर वो गए महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के पास और बोला कि महाराज मैं कैसे नौकरी करूं, मुझे आप कुछ मदद कीजिए, मेरा रहने का ठिकाना नहीं है, कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता नहीं है, चपरासी तक मुझे पीने के लिए पानी देते नहीं है, तो मैं क्या करूं, आप इस मामले में मेरी मदद करिए। महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उनको क्या जवाब दिया ये आप सुनिए। उन्होंने बोला कि भाई देखो, तुम एक विद्वान व्यक्ति हो, प्रतिभावान हो, इसीलिए मैंने तुमको विदेश पढ़ने के लिए भेजा और जो मेरे हाथ में था, जो मेरे बस में था, ठीक है, उसके बाद मैंने तुमको नौकरी दी, वो भी मेरे बस में था तो मैंने तुमको नौकरी दी। लेकिन अब जो तुम मांग रहे हो, समानता का व्यवहार, सम्मान, ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये जाति प्रथा के चलते तुम्हारे साथ हो रहा है और ये जो जाति प्रथा है वो मेरे हाथ में नहीं है। भले ही मैं राजा हूँ, लेकिन ये जो जाति प्रथा है वो तो हजारों सालों से चलती आ रही है, तुमको भी मालूम है, और मैं उसको तोड़ने के लिए या उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए बहुत 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 छोटा आदमी हूँ। तो ये
मैं आपको मदद नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ कि मैं तुमको अपने करार से मुक्त कर सकता हूँ। तुम मेरे करार से मुक्त हो, तुम चाहो तो बड़ौदा छोड़ के जा सकते हो। ये महाराज सयाजीराव का जवाब था। महाराज भी दुखी हुए उनको ये जवाब देते वक्त, क्योंकि महाराज चाहते थे कि बाबा साहब वहाँ पर नौकरी करें और महाराज को उनकी प्रतिभा भी मालूम थी। लेकिन महाराज भी क्या करें, उन्होंने सच ही तो कहा था कि जाति प्रथा के सामने वो बहुत ही छोटे आदमी थे। अब बाबा साहब के पास और कोई रास्ता तो बचा नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि अब बड़ौदा छोड़ा ही जाए। लेकिन जो ट्रेन थी उनकी, उसको आने में अभी 4 घंटे थे, तो उतना समय कहाँ निकालना। वो कमाटी बाग, जो बड़ौदा का एक बागीचा है, वहाँ पे गए, एक पेड़ के नीचे बैठे और वहाँ पे उन्होंने 4 घंटे निकालने का सोचा। लेकिन वो जो 4 घंटे निकालने के लिए वो वहाँ पर बैठे थे, वो एक क्रांतिकारी घटना में परिवर्तित हो गए। वहाँ पर बैठ के बाबा साहब खूब रोए, बहुत रोए। क्यों रोए? क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इतना विद्वान आदमी हूँ, इतनी डिग्रियाँ है मेरे पास, साफ सुथरा रहता हूँ, फिर भी अगर मेरे से ये व्यवहार होता है तो मेरे समाज के उन लोगों का क्या, कि जो अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो गांव में रहते हैं, जिनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो साफ सुथरे तक रह सके, तो उनका क्या। हजारों सालों से इस प्रथा ने एक बहुत बड़े समुदाय को जानवरों से भी बदतर जिंदगी दी है। और ये जो जाति प्रथा है, ये प्रथा एक दिन में ख़त्म कर दूंगा। इस प्रथा को मैं तोड़ के रहूँगा और भारत में एक ऐसा सूरज आएगा, एक ऐसा दिन निकलेगा कि सब समान हो गए, समानता का व्यवहार सबके साथ हो। एक ऐसा दिन मैं भारत में लाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। ये उन्होंने उस दिन संकल्प लिया था और जो संकल्प उन्होंने लिया, उस संकल्प का परिणाम क्या है ये हमको मालूम है। आज हम जो फल खा रहे हैं, आज हम जो समानता के साथ जी रहे हैं, वो उस दिन लिए गए 23 सितंबर लिए गए संकल्प का परिणाम है। दोस्तों, बाबा साहब ने हमको 3 सूत्र दिए: शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। अगर आज आप हमारे समाज पे नज़र डालो तो आप पाओगे कि हम काफ़ी हद तक शिक्षित बन चुके हैं, हम शिक्षित बन भी रहे हैं, संघर्ष भी हम कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि अब तक हम संगठित नहीं बन पाए, है ना, हम एक नहीं बन पाए। अभी भी हम बहुत सारे टुकड़ों में बटे हुए हैं और ऐसी ज़िंदगी अभी भी हम जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? हमको संगठित बनना चाहिए। आज 23 सितंबर 2020 को हम संकल्प लेते हैं, क्योंकि आज संकल्प दिन है और उस महामानव ने इसी दिन संकल्प लिया था, तो हम क्यों नहीं संकल्प ले सकते। और मैंने जैसे पहले कहा कि जो संकल्प लेगा, उस पर काम करेगा, उसको इतिहास याद रखेगा, हमें भी इतिहास याद रखेगा। हम संकल्प लेते हैं कि हम संगठित बनेंगे और एक बनेंगे, जरूर बनेंगे। और इसी दिशा में हमारा एक बहुत छोटा सा प्रयास है, बहुत ही छोटा सा प्रयास है, लेकिन दिल से किया गया प्रयास है। और मेरी आपसे अपील है, मेरा निवेदन है, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है कि हमारे इस प्रयास में आप सब लोग सहयोग दें। समूचे भारतवर्ष के अनुसूचित जाति समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, संगठित करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है और वो प्रयास है SC फैमिली मोबाइल एप्लीकेशन। SC फैमिली मोबाइल एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन उसका मुख्य जो मेन उद्देश्य है, वो उद्देश्य यह है कि समूचे भारत में बसने वाले सारे अनुसूचित जाति समाज के भाई एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के संपर्क में आए, संगठित बने। तो आप सब लोग हमारे इस प्रयास में सहयोग दें। ये एप्लीकेशन हमारी है, आप सबकी है, हम सबकी है। SC फैमिली मोबाइल एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर पर जाए और ज़रूर डाउनलोड करें। अनुसूचित जाति समाज की द्वारा बनाई गई, अनुसूचित जाति समाज के लिए बनाई गई
भारत की सर्वप्रथम और एकमात्र मोबाइल एप्लीकेशन, मतलब कि एससी फैमिली मोबाइल एप्लीकेशन, उसको आप डाउनलोड करें। ये मेरा आपसे एक निवेदन है। मैं फिर से कहूँगा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, उस पे हमको काम करना है। और आज हमको ये संकल्प लेना है कि हम संगठित जरूर बनेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भारत।